हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्तिपद। तो आज हम लोग फिजिक्स में लाइट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और जितने भी वेवलेंथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, तो जितने भी इस टाइप से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसका कंप्लीट डिस्कशन होगा। तो इसको आप देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऑलरेडी क्लासेस ऑन है। जैसे कि आपको घटना चक्र से पीवाईक्यू कराया जा रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल का सिलेबस कंप्लीट डिस्कशन आपको लूसेंट से करा दिया गया है, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ्स के आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। और एनसीईआरटी में आपका साइंस का सीरीज चल रहा है, जो जिसका आपका फिजिक्स का आज लास्ट वीडियो आ रहा है। और जो पार्ट जो आपको एनसीईआरटी से नहीं तो पूछे जाते हैं वो आपको घटना चक्र से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और ऑलरेडी आपके एक दो क्लासेस हो चुके हैं। पॉलिटी में भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 क्लासेस हो चुके हैं। तो आप जा कर के वहाँ पे देखें और उसको एक्सप्लोर करें प्लेलिस्ट को, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग लाइट को समझते हैं कि लाइट में क्या होता है कि लाइट में रिफ्लेक्शन होता है। तो उसके कुछ लॉ होंगे कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद उसका नेचर कैसा होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल को मैं बताने वाला हूँ, और ये दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी के हैं। तो ये आपको दे देगा क्या ऑप्शन में, और पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको ध्यान से समझना है। पहला जो आपको सेंटेंस है वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं एक एज्यूम कर लूँ कि ये एक मिरर है, मेरा प्लेन मिरर, और नीचे में यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे कोट किया हुआ रहता है, ठीक है, जिसके कारण से अब लाइट जब यहाँ से पड़ेगा उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो कभी भी मिरर रहेगा ना, तो सबसे पहला काम हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल से हम जो एंगल बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट की जो आपको जो ये लाइट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है ना, तो ये जो नॉर्मल से एंगल बनाता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो इसमें क्लैरिटी हो गई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जाता है, जो बीम ऑफ लाइट है, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जितने जितने जो है आपको यहाँ एंगल पे ये लाइट गिरेगा उसी के उतने ही एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, आई इक्वल टू आर। और ये होता है नॉर्मल से, नॉट टू द प्लेन ऑफ मिरर। ये चीज़ आप गलती मत करिएगा। पहला लॉ हो गया। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपको नॉर्मल हो गया और मिरर हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं। जो आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल भी मिल रहा है, इंसिडेंट मिल रहा है और रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लें आप, इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो तीनों क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो यह 2 प्रिंसिपल है, ठीक है। इसमें क्लैरिटी बनी होगी अब तक, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, यहाँ पे आपको प्लेन मिरर दिख रहा होगा, आगे आपको मैं स्फेरिकल मिरर बताऊंगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अक्रॉस द बोर्ड ये हर जगह अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। कहीं ऑप्शन बना के पूछ देगा क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या हो गया कि एक मैंने यहाँ पे शीशा लिया और उधर से आपको कोटिंग कर दिया एक साइड से, तो ये हो गया मेरा प्लेन मिरर। और यही जो है स्फेरिकल, आप देख रहे हैं ना कि स्फेयर का शेप में है, ठीक है, उसका जो कुछ पार्ट है वो मैंने ले लिया और यहाँ पे इसको कोटिंग कर दिया एक साइड में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक में बाहर के साइड में जो सर्कल के सेंटर होते हैं उसके बाहर के साइड में कोटिंग दिया हुआ है, और एक में सर्कल के अंदर वाला साइड में कोटिंग दिया हुआ है। ऐसा क्यों है, तो ये इससे आपको पता चलेगा कि वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अगर सर्कल का जो सेंटर होता है उसके बाहर वाला साइड कोटेड है तो ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, और अंदर वाला है तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ तक क्लैरिटी बन गई कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है क्या। अब उसके बाद आप जो ये हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं कि जैसे लेटर पी, सी, आर और प्रिंसिपल एक्सिस, ये चारों टर्म में आपको क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार समझा देता हूँ इसको फ्रेश पेज में लेकर के। तो जैसे मैंने एक आपको यहाँ पे स्फेरिकल मिरर ले लिया, ठीक है, आप यहाँ पे देखें ये कौन सा मिरर हो गया,
सर्कल के बाहर वाला साइड क्या है, कोटेड है। तो अब मैं एक बार आप यहां देख ले, सर्कल के बाहर वाला साइड कोटेड रहता है तो क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। आपको यहां तक क्लैरिटी बन गया। अब ये जो सरफेस होते हैं, ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, जैसे पूरा हो गया, इसका मिडिल पॉइंट जो होता है ना, ये आपको पोल बनता है। तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लैरिटी बन गया। उसके बाद अब क्या होता है कि अब मुझे पता करना है कि इसका फोकस क्या होगा। तो फोकस को समझने का एक सिंपल मेथड बता रहा हूं आपको। ये जो है ना, आगे आपको कंप्लीटली याद रखना है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर अच्छा ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, तो इसका कुछ सेंटर भी होगा। तो सेंटर मान लेते हैं कि ये सी है। समझ रहे हैं कि अगर ये मैं स्फेयर को कंप्लीट करूं तो इसका कुछ जो है सेंटर होगा और ये रेडियस होगा। तो आर से डिनोट हो जाएगा ये डिस्टेंस रेडियस, जो इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर जो भी आपको पॉइंट मैं बोल रहा हूं उसको आप क्लैरिटी करते चलें, और कोई डाउट हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आप मुझको डायरेक्टली रीच आउट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए। अब फोकस मुझे समझना है। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल हो गया, ये दोनों को लाइन ज्वाइन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको तीन टर्म पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस पता चल गया, और आपको पोल पता चल गया, और प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया, ठीक है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस मेरा ये हो गया है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन क्रॉस जाता है। अब कोई भी लाइन जो पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल है, तो ये बोलता है कि टकराने के बाद ये क्या है, फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये टकराने के बाद यहाँ से ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा। आपको मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो यहाँ पे भी क्या है, मिरर के नॉर्मल ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ जो इसका बराबर होगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अब मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट पता चल गया। तो ये जो पॉइंट दोनों टकरा रहे हैं, इसी को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगा जिस पॉइंट पे, इसी को हम बोलते हैं फोकस। तो आपको फोकस का भी क्लैरिटी मिल गया। तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आप चारों की क्लैरिटी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस में आपको सेम चीज को मैंने लिख करके दिया है, ठीक है। तो पोल यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। तो पी से आपको कहीं भी मेंशन मिलेगा, पोल हो गया। सी से हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो स्फीयर का सेंटर होता है, सेंटर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाई फ्रंट ऑफ इट, ठीक है ना। जैसा कि मैंने क्या बोला कि अगर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, शेडेड लाइन के अपोजिट साइड में है, लेकिन इसका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें तो जिस साइड में शेडेड है उसी साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो गया, शेडेड जो पार्ट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों एक साइड लाई करते हैं, और इसमें दोनों अपोजिट लाई करते हैं, वही चीज को लिखा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया क्या, कि जो ये सर्कल जो कंप्लीट होगा, इसका जो रेडियस होता है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता दिया। तो ये जो है कुछ मिरर के फंडामेंटल हो गए। और देखिए, क्योंकि मिरर और जो लेंस होते हैं ना, एक बार मिरर को समझ लें तो लेंस को समझना आसान हो जाता है। तो कभी भी छोटे छोटे पार्ट को मिस ना करें, ठीक है। क्लैरिटी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अब जो जो आपको बताया है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मान ले कि आपको यहाँ से आया, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट ए बी है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट यहाँ आया। अब आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। क्यों, ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है ना, सर्कल का इतना पार्ट तो ही कट किया हुआ है ना, यही पार्ट तो कट करके दिया हुआ है ना, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलिए कि यहाँ से अगर कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे
तो ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, क्योंकि कोई भी जैसे आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर से पास करेगा, ये सर्कल का रूल होता है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गया। अब मैंने यहाँ से अब ए नॉर्मल से देख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ए एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस किया। अब ये जो जिस पॉइंट पे टकरा रहे हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। फोकस पता चल गया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप बताइए कि जो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तो यहाँ पे पैरेलल है, और टकरा के जो जिस पॉइंट से क्रॉस करता है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और जो ये जो पी पॉइंट जो पोल है, पोल और फोकस के बीच में जो दूरी होता है इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये हो गया फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर से पोल की दूरी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, तो वो उसको बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब एक और चीज हम लोग को समझना होता है अपर्चर। तो ये जो इसके पार्ट है ना, ये जो आपको स्फेरिकल मिरर ये छोटा सा जो दिया हुआ है, इसके डायमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे लिखा हुआ है एम इन इज द रिप्रेजेंट द अपर्चर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो डायमीटर अगर इसको बना दे तो ये क्या बनेगा, इसी को अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये फोकस का 2 गुना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस के 2 गुना होता है। तो ये सब जितने भी प्रिंसिपल बता रहे हैं आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। आई होप सबको यहां तक क्लैरिटी हुआ होगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए जो सेम सेंटेंस दिया हुआ है, जो मैं बता रहा हूं उसको मैंने एक साइड में लिख भी दिया है ताकि अगर किसी को रिवीजन करना हो तो आसानी हो। जैसे देख लीजिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द सरफेस देन हैज ए सर्कुलर आउटलाइन, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एपर्चर। एपर्चर किसको बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो आपका स्फेरिकल मिरर है इसका डायमीटर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। एम एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एपर्चर, ठीक है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बीपीएससी जो क्या करता है आपको पूछ लेता है, ठीक है। आपको आई होप सबको यहां तक क्लैरिटी हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे एक तो यहां पे आपको दिख गया कि कॉनकेव मिरर के केस में कैसे है। अगर मेरा कॉन्वेक्स मिरर है उस केस में मैं क्या करूंगा, तो जैसे यहां पे रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि इससे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, जो आपको सेंटर, इसका आप सेंटर इस साइड में है तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर से क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर होता है। तो यहाँ जो लाइट पैरेलल आया, टकराने के बाद ये कहाँ हो गया, ये ऐसे आपको ये पाथ पे चला जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है टकराने के बाद कहीं ना कहीं फोकस से वो क्रॉस करते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि ये फोकस से क्रॉस करेंगे बट ये डायरेक्टली नहीं क्रॉस कर रहे हैं, ये अपीयर होंगे कि वो फोकस से क्रॉस करेंगे। कैसे, तो जब ये लाइन जो क्रॉस कर रहा है टकराने के बाद जा रहा है, इस लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे हम तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं कि फोकस से क्रॉस हो रहा है। तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में आपको ये फोकस से क्रॉस करेंगे, ठीक है, फोकस से पास करेंगे। ये जितने भी फंडामेंटल बताए हैं ये आपको मिरर में यूज होंगे और यहां से आप बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से क्रॉस करता है, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। दूसरा ये भी मैं बता चुका हूं कि पैरेलल रे ऑफ लाइट आया और अगर ये क्या है, जैसे देखिए एक कॉनकेव मिरर हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इस साइड में तो शेडेड है तो टकरा के इधर जाएगा। तो ये जो लाइन, वर्चुअल जो लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अगर मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो फोकस जो है आपको कॉनकेव मिरर में क्या होगा, शेडेड के अपोजिट साइड में होता है और इसमें शेडेड के ही साइड में होता है, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक क्लैरिटी बन गया होगा। यही चीज लिखा हुआ है कि द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास टू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस एफ, इसी को तो फोकस बोलते हैं, फोकस से क्रॉस करेगा। तो ये सब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से क्रॉस कर रहा है तो अब जैसे मैंने क्या बोला कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, और अगर फोकस से पास कर रहा है तो फिर पैरेलल टकरा के जाएगा। अब जैसे मैंने एक रे ऑफ लाइट को उठाया, आप देखिए यहाँ पे फोकस से क्रॉस कर रहा है, तो जब ये फोकस से पास कर रहा है तो टकराने के बाद कहाँ जाएगा, टकराने के बाद आपको ये पैरेलल हो जाएगा। उल्टा अब दिया हुआ है, जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, अब फोकस से पास करेगा तो टकरा के पैरेलल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे इमर्ज करेंगे वो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है हमको। ठीक है, कॉनकेव मिरर में आपको कॉनकेव मिरर में क्लैरिटी बन रहा है। अब कॉन्वेक्स मिरर पे देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होगा कि अगर ये फोकस है, जैसे ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, देखिए ये वर्चुअली दिखेगा कि फोकस से पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये टकरा जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये जो लाइन ज्वाइन करिएगा ये क्या होगा, ये फोकस से क्रॉस कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर फोकस से पास कर रहा है तो ये टकराने के बाद कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बस यही कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब क्या है, अभी मैंने फोकस से बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बता दिया। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर क्रॉस करता है, पास करता है, ठीक है, तो सेम में टकरा के उसी पाथ में दोबारा लौट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आके टकराया, ये आप इसको वर्चुअली देखिएगा तो कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है, तो ये टकरा के सेम पाथ पे लौट जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये सब जितने भी मैं क्या टूल्स बता रहा हूँ जो आगे आपको यूज करने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ए रे ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड ए पॉइंट, जो पोल पे होता है ऑन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। ऑब्लिक मतलब क्या होता है कि कोई एंगल पे, जैसे अगर ये रे ऑफ लाइट आया और प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ टकराया, ये टकराया, तो अब जब टकराने के बाद क्या होगा, ऑब्लिकली निकल जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो मैंने बोला था कि नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से क्रॉस करेगा। बाकी सब कॉन्सेप्ट जो है इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, सेम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से आप देख लीजिए, आया टकरा के फिर वो ऑब्लिकली, मतलब कि जो एंगल पे आया था उसी एंगल पे वो चला गया। ठीक है, आई होप सबको क्लैरिटी मिला होगा। अब देखिए, अब तो जितने भी मैंने बताए वो थे कॉन्सेप्ट। एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे, ये आपको पोजीशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि एंगल जो इमेज है वो कैसा बनेगा, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर कैसे होगा, जैसे कि वो अपोजिट बन रहा है, रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉनकेव मिरर का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और लेंस में आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स सबका एक एक टेबल दिया हुआ है। अगर आप वो टेबल कर लेते हैं, अब देखिए टेबल को समझने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट पीछे बताए हैं उसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे, तो मैं दिखाता हूं आगे। एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले उठाते हैं यहाँ पे कि अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो और अगर वो कॉन्वेक्टिव मिरर में अगर वो टकराता है, अगर वो लाइट से, जो क्या बोलते हैं उसको, कि लाइट जैसे ऑब्जेक्ट है कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मिरर से सबसे दूर चले जाते हैं, इन्फिनिटी पे चले गए। ठीक है, कि इन्फिनिटी बहुत ही दूर पे रख दिए। ठीक है, अब जो जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से रखिए, ध्यान से वो रिकॉल करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, पहला आपको क्या करना है कि जैसे जो ऑब्जेक्ट होगा वहां से रे ऑफ लाइट को लेकर आना है और आपको देखना है तीनों जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट रे आ रहे हैं वो कहाँ टकरा रहे हैं, उस नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है मेरा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया और ये टकराया और टकरा करके फोकस से चला गया। क्यों टकरा के फोकस से चला गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो मैं आपको पहला प्रिंसिपल बताया था, तो यह आया फोकस से टकरा के चला गया। ठीक है, दूसरा ये जो बी पॉइंट है नीचे वाला, ये भी आया टकराया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। तो आप जो देख रहे हैं कि कभी भी दो रे ऑफ लाइट जहां के टकराते हैं तो इमेज वहीं पे बनता है। अब इमेज का दूरी जो देखना होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट, अब जो इमेज देखेंगे हम लोग कहां से देखते हैं
कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ से मेरा कितना दूर पे बन रहा है। तो आप देख रहे हो एक पॉइंट जैसा बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में कैसा बनेगा, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। देख रहे हैं फोकस पे बन रहा है, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, आप देख रहे होंगे कि इमेज जो है पॉइंट साइज में बन रहा है, ठीक है। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। केवल एक जो केस है वो केस जो है वहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, बाकी जितने भी केस है वहां रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं। और ये केस भी मैं डिस्कस करूंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर इन्फिनिटी पे होगा तो आपका फोकस पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि कॉनकेव मिरर में अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। आपको ये क्वेश्चन देखिए और ये ऑप्शन में दे देगा तीनों, कोई एक गलत दे देगा और वहां से पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, पहला तो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा पे आते हैं बियॉन्ड सी। अगर जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सी के पीछे है, अभी क्या था, अभी भी सी के पीछे था लेकिन इन्फिनिटी पे था, लेकिन अब मैंने कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर आ गया। सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया आपका फोकस। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। पहला रे ऑफ लाइट को लेकर आए, अब यहां से पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, टकरा के कहां से जाएगा, आपको यहां से फोकस से जाएगा, ठीक है। मैंने फोकस से क्रॉस करा दिया। दूसरा कि अगर ये वाला लाइट को मैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करूं, ठीक है, तो ये जाएगा और कहां से, सेम पाथ पे लौट जाएगा, सेम पाथ पे लौट जाएगा। अब मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी दो रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं वो जहां पे टकराते हैं वहीं पे इमेज बनेगा। ये जो लाइट है यहां पे टकराया तो यहीं पे इमेज बनेगा। और कहां से इमेज को लिखते हैं, इमेज को हम ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी क्या कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, लेकिन जितना बड़ा था उतना बड़ा नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, थोड़ा छोटा बन रहा है। और ऑब्जेक्ट मेरा किसके बीच में बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। आपको क्लैरिटी मिला। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा, कि जितना बड़ा था उससे छोटा होगा। पिछला केस में कैसा था, पॉइंट साइज था, हाईली डिमिनिश्ड था। इस केस में डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बनेगा। आपको क्लैरिटी बन गया, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो इमेज मेरा कहाँ बनेगा। सेम प्रिंसिपल को फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक रे ऑफ लाइट आया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, टकरा के कहाँ से, फोकस से जाएगा, चला गया। दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से आया, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो यहाँ पे आया, फोकस से गया। अब कोई भी रे जो है फोकस से क्रॉस करता है तो टकरा के कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो ये पैरेलल जा रहा है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आपको मैंने क्या बोला था कि जो दो रे ऑफ लाइट जहां पे टकरा रहे हैं वो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये आपको एक रे ऑफ लाइट आया, टकरा के रिफ्लेक्ट करके आपको इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट का साइज जो है सेम होगा, सेम साइज का होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और कहाँ पे बनेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, ठीक है। देखिए इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, और अगर मैंने जब बियॉन्ड सी रखा था तो मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। और अगर मैं एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना और सेम साइज का बने, ठीक है। तो ये मैंने तीसरा पार्ट भी यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा पार्ट क्या है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो क्या होगा। तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस हो गया, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, एक रे ऑफ लाइट आया, आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो टकरा के कहाँ से जाएगा, ये टकरा के फोकस से जाएगा, तो ये टकरा के फोकस से चला गया। दूसरा रे ऑफ लाइट, अब एक रे ऑफ लाइट को अगर मैं बोलूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ठीक है, तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कैसे जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा और ये क्या है, ये टकरा करके लौटेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये कहाँ से क्रॉस करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
और ये दोनों जो पॉइंट जिस पॉइंट पे टकरा रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कि यहीं पे इमेज बनेगा। ये भी कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ साइज छोटा है, यहाँ पे साइज बड़ा हो जा रहा है, तो इस बार जो साइज बनेगा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, इन लार्ज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो मेरा इमेज कैसे कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा। ठीक है, सी के पीछे बनेगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि सी के पीछे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रहा था, बीच में बन रहा था। वैसे ही अगर मेरा ऑब्जेक्ट बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर के पीछे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। ठीक है, और उस केस में बड़ा था तो छोटा बन रहा था, यहाँ छोटा जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ उससे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बियॉन्ड सी तो इनलार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और बियॉन्ड सी बनेगा। तो ये आपको मैंने 4 जो पार्ट हैं ये क्लियर कर दिए। अब आ जाते हैं 5वें पार्ट पे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट फोकस पे रखा हुआ होगा तो क्या बनेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछता है। सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, ये आपका मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। अब रे ऑफ लाइट फिर से यहाँ से एक पैरेलल लाइए, आया, टकरा के फोकस से चला गया। ठीक है, फोकस से चला गया। दूसरा एक फिर से रे ऑफ लाइट आया, क्योंकि ये पैरेलल जा रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है, फिर टकरा के लौटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला गया। लेकिन इस केस में दोनों लाइन जो है पैरेलल हो जाते हैं। तो अब ये पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, तो कहीं पे जाकर के मीट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको इन्फिनिटी पे मीट करेगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। आपको एक चीज़ समझ में आया कि जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था, जब मैंने फोकस पे रखा तो ये मेरा इन्फिनिटी पे बन गया। तो आपको याद करने में इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ। इस बार ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, हाईली लार्ज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, आई होप सबको क्लैरिटी यहाँ तक मिल गया होगा। अब लास्ट फेज बचा हुआ है कि अब फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो मेरा इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, तो पोल और ये मेरा फोकस हो गया, ये पोल हो गया, इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, अब क्या मैंने बोला था कि इस केस में वर्चुअल बनते हैं, कैसे बनते हैं वो देख लें। कि एक रे ऑफ लाइट आया, ये आपको ये तो यहाँ से टकरा के चला गया। ठीक है, अब जो मेरा ये पीछे वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये शेडेड है, वर्चुअल बन रहा है, तो इसको मैं डॉट लाइन से दिखाऊंगा, जो कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। ये मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम उठाए हैं। अब दूसरा रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से टकरा के एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ बराबर होके चला गया। ठीक है, टकरा करके एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो टकरा के चला गया। इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर मिलेंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा तो ये कैसा होगा, इनलार्ज बन रहा है। ठीक है, बड़ा बन रहा है। तो इस केस में बिहाइंड द मिरर बनते हैं, इनलार्ज बनते हैं और वर्चुअल और इरेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने अभी तक जितने भी ये टेबल थे बता दिए, तो आपको कॉनकेव मिरर में क्लैरिटी बन गया हो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अब कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हम लोग इसके कुछ कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है उसको पहले एक बार समझ लेते हैं। जैसे टॉर्च हो गया, सर्च लाइट वाला जो टॉर्च होता है वहाँ पे हो गया, व्हीकल हो गया, व्हीकल में जो हेडलाइट लगा हुआ रहता है, ये सब जगह यूज होते हैं। क्या यहाँ पे किस लिए यूज होते हैं कॉनकेव मिरर, यूज टू रिफ्लेक्टर टू प्रोड्यूस द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहेगा तो एक क्या होगा, बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया और व्हीकल हेडिंग, इसमें कौन से मिरर यूज होते हैं, कॉनकेव मिरर। ये सब याद रखना है क्योंकि आपको ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे और आपको पूछ लेगा। ठीक है, जो हम लोग सलून में जाते हैं, सलून में जो या मेकअप मिरर जो होता है वो कौन सा मिरर होता है, ये भी कॉनकेव मिरर होता है। ग्रूमिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, जो आप देखते हैं ना कि जब मिरर को हम पास लाएंगे तो बड़ा ये क्या अपराइट और बड़ा बनता है। ठीक है ना, टू क्रिएट लार्जर एंड अपराइट इमेज। ठीक है, सीधा इमेज बनाने के लिए तो इसमें कौन सा सेविंग मिरर भी आपका, मेकअप मिरर, ये सब कौन हो गया, आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, डेंटिस्ट यूज करता है वो क्या,
क्योंकि दांत के अंदर के जो पार्ट है उसको देखने के लिए, तो उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए, तो लार्ज एंड मैग्नीफाई इमेज। तो पेशेंट के जो दांत होते हैं उनको देखने के लिए यूज होता है, वो क्या हो गया, ये भी कॉनकेव मिरर। सोलर फर्नेस, आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग एक चश्मा का जो है ना ले लेते थे, और वो जो यहाँ पे लेंस जो रहता था ये एक लगा हुआ है, ठीक है। अब इससे आप देखते होंगे कि सनलाइट आता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, रे ऑफ लाइट को ये फोकस करता है, और इसी पॉइंट पे आप अगर पेपर या छोटे कागज भी रख दीजिएगा तो यहाँ पे इट कैचेज फायर, ठीक है। तो ये सोलर फर्नेस का कॉन्सेप्ट भी वही है कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको कंसंट्रेट करा दिया जाता है, उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे हीटिंग चालू हो जाता है, ठीक है ना, इंटेंस हीट होता है, कंसंट्रेटेड सनलाइट। तो ये हो गया सोलर फर्नेस। आपका सोलर फर्नेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सोलर फर्नेस हो गया, या डेंटिस्ट जो यूज करता है सेविंग मिरर, मेकअप मिरर हो गया, या टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट वगैरह में जो यूज होता है, ये सब क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गया। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल हैं ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में आपको दो पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है ना, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो पार्ट हैं, एक तो जब इन्फिनिटी पे है और एक दूसरा जो इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। ये दो पार्ट को हम समझ लेते हैं कैसा होगा। पहला कि अगर इन्फिनिटी पे होगा, जैसे मेरा इन्फिनिटी पे हो गया, और मिरर मेरा कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब अंदर वाला साइड जो है क्या हो, सेंटर के साइड वाला यहाँ पे शेडेड है। अब मैंने क्या बोला था कि बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट यहाँ पे आया, ठीक है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है यहाँ पे आया। ये जो लाइट क्या होगा, ये आपके इसके परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है, तो ये आपको डायरेक्ट इसी रास्ता पे लौट जाएगा। और ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे अगर यह जाएगा तो टकराएगा और ये इस पाथ पे चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें अगर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो के लौट जाएगा। अगर इसको वर्चुअली आप अगर इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, क्योंकि पैरेलल कोई भी लाइट आता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फोकस पे कंसंट्रेट करता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट आया टकरा करके और फिर ये निकल गया इधर, और इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, ये इमेज जो बनेगा ये आपको बनेगा फोकस पे। आप देख रहे होंगे कि अब ये मिरर के पीछे बन रहा है, तो मिरर के पीछे में तो ऑब्वियस बात है कि कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये अब इसके बारे में पूछ लेगा कभी कि अगर इन्फिनिटी पे है और कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या करेंगे, तो इसका इमेज बनेगा फोकस पे, बिहाइंड द मिरर एंड हाईली डिमिनिश, बहुत ही पॉइंट साइज छोटा दिख रहा है ना, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल और सीधा होगा। आई होप सबको यहाँ तक कि ये पार्ट क्लियर हुआ होगा कि इन्फिनिटी पे होगा। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब आपको रे ऑफ लाइट पहला आया है, यहाँ टकरा के एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बराबर होके चला गया। दूसरा रे ऑफ लाइट जो आया इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हम क्रॉस करा दिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, इसका मतलब कि ये सेम पाथ पे लौट जाएगा। तो ये जो लाइन दोनों है 19 को एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे भी इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ये जो दोनों जिस पॉइंट पे टकराएंगे वहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस से मैंने इमेज बना दिया। तो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा, जितना बड़ा है उससे छोटा बनेगा, और यहाँ पे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिस्ड बनेगा, वहाँ पे तो हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज बन रहा था, तो यहाँ पे बनेगा डिमिनिस्ड। अब कहाँ पूछ रहा है कि इमेज जो है कहाँ पे बनेगा, तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। आप देख लीजिए, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया, पोल और फोकस के बीच में बोल रहा है। अभी जो मैं जितने भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एग्जाम में आपको यही टेबल से, दो टेबल आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए, अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा देख ले, फिर भी समझ में नहीं आता है कमेंट करें, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मैंने एक कौन कौन से याद रखना है, एक आपका टेबल ये हो गया, ठीक है, दूसरा टेबल आपको ये हो गया, एक कंसोलिडेटेड टेबल है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर का जो एग्जाम्पल है वो कैसा होता है, पहला,
इसमें जो इमेज है वो इरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो द ऑलवेज प्रोड्यूस द अपराइट इरेक्ट इमेज। आपने देखा होगा कि कॉनकेव मिरर में उल्टा भी बहुत केस में बना है, इनफैक्ट मोस्टली जो है उल्टा ही बनता है, रियल एंड उल्टा बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, वर्चुअल एंड जो क्या इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। अब ये किस लिए यूज होता है, विच इज क्रूसियल फॉर द ड्राइवर टू करेक्टली इंटरप्रेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आप लुकिंग ग्लास में जो देखते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। किस लिए यूज होता है कि वहां पे ड्राइवर जो है, जब पीछे गाड़ी आ रहा होगा उसको आप करेक्टली जज कर पाए, ठीक है। दूसरा डिमिनिश्ड इमेज बनता है, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज they form a smaller diminished image allowing more distance object to be included in the view। क्योंकि अब इमेज जो छोटा बन रहा है तो इसमें क्या होगा कि दूर से दूर जो एरिया ऑफ व्यू होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो जिसके कारण वो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। तो पहला इरेक्ट बनता है, दूसरा डिमिनिश बनता है, तो जिसके कारण वाइडर फील्ड व्यू कवर कर पाता है, ठीक है ना। द आउटर कर्वेचर प्रोवाइड द सिग्निफिकेंटली वाइडर फील्ड व्यू। तो वाइडर फील्ड व्यू के कहाँ पे मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर में मिलता है। इसीलिए तो हम लोग यूज करते हैं लुकिंग ग्लास, जो आपको वो गाड़ी में पीछे लगा हुआ होता है साइड में, ठीक है। लार्ज एरिया कवरेज ये मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको यूज होता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर आप कहाँ पे यूज करेंगे, गाड़ी में यूज करते हैं, लुकिंग ग्लास में यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए आपको कुछ जो है साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। साइन कन्वेंशन बहुत ही इसका आसान है। कैसे, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो नंबर सिस्टम होता है वहां पे इस पार्ट पे क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ऊपर में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ नीचे में निगेटिव होते हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिए। कैसे, देखिए अब ये पोल है, पोल से इधर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो अगर ये कहीं इधर पे भी ऑब्जेक्ट या इमेज कहीं भी मिरर के पीछे या राइट हैंड साइड में पोल से है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी है ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, और नीचे बन रहा है तो निगेटिव होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में नंबर सिस्टम में देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन, सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। इसका प्रॉब्लम जो है आपको घटना चक्र से कराया जाएगा, ठीक है। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिरर के केस में मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/e = 1/f। 1/v = 1/u = 1/f। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे कि ये मिरर है कॉनकेव मिरर, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर यहाँ पे रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि 5 मीटर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 5 मीटर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कि पोल से कितना दूरी पे रखा हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यू मेरा यहाँ पे 5 मीटर है, ठीक है। क्लैरिटी बना। इमेज डिस्टेंस कि अब जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। तो जैसे अगर मैं बोल दूं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो आपको इमेज इसका कहाँ बनता है, ये दोनों के बीच में बनता है, तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे बनेगा, इमेज ऐसा बनता है। तो इमेज जो है इसका दूरी पोल से है, इसको बोलते हैं भी, ठीक है। ये हो गया भी, इसको बोलते हैं यू। ऑब्जेक्ट का दूरी जो पोल से होता है उसको यू बोलते हैं, और इमेज का दूरी उसको भी बोलते हैं। और एफ हो गया मेरा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर ये मेरा इमेज मिरर है तो ये आपका फोकल लेंथ हो गया। फोकस से पोल के बीच में जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, ठीक है। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आपको एग्जाम में दे देगा 1/v, भी यू दे देगा, और आपको एफ पूछेगा तो निकाल सकते हैं। इस आपको क्या करता है कि इसमें से कोई भी 2-3 पार्ट दे देगा और आपको पूछ देगा तीसरा पार्ट पूछ देगा। साइन कन्वेंशन को यहाँ स्पेशली ध्यान में देना है क्योंकि गलत होने के चांस ज्यादा है। अब आप बताइए कि यहाँ पे इसके u का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मैंने क्या बोला था कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या है, निगेटिव होगा। u का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा इस केस में, ठीक है। और v का वैल्यू क्या होगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है पोल से, तो यहाँ पे भी निगेटिव होगा, ठीक है।
ये आपको जरूर से ध्यान देना है। अब इस वैल्यू को पुट करिएगा तो आपको फोकस निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, ये आपको ध्यान में रखना है। माइनस भी बाई यू या आप एच डैश बाई एच। एच डैश क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज, और एच क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है, साइन के साथ आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। निगेटिव साइन ऑलरेडी पहले से है और साइन के साथ यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ए एक मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ए हो गया फोकस, ए हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि ये जब इमेज ड्रॉ करेंगे तो इसका कहाँ बनेगा, ये आपको एक्सप्लेन किया था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। तो अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरा है 5 मीटर, ठीक है, और आपका जो ये इमेज का डिस्टेंस है ए दिया हुआ है 2 मीटर, तो पूछ रहा है कि फोकस कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होगा, फेफ निकालिए, ठीक है। अब आपको पता होगा मैंने क्या बोला फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यू पुट कर दे 1/v, v का वैल्यू कितना है 5 मीटर, सॉरी u का वैल्यू कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। तो 1/, अच्छा एक करते हैं 1/v। इमेज का देख लेते हैं पहले कितना दूर है, तो 2 मीटर दूर है। पोल से लेफ्ट हैंड साइड में नंबर सिस्टम में जैसे बताया था तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया। u का वैल्यू कितना दूर है, 5 मीटर दूर है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो मैंने -5 लिख दिया। 1/f, यहाँ से इसको सॉल्व करके f निकाल लें, ठीक है। अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, या तो h'/h, a नहीं दिया हुआ है तो ये मैं क्या करूंगा -v/u। माइनस भी कितना दिया हुआ है, इमेज कितना दूरी पे रखा हुआ है, तो ये 2 मीटर के दूरी पे, साइन के साथ पुट करना है। तो माइनस और -2, माइनस पहले से था और ये 2 मीटर, तो लेफ्ट हैंड साइड में है पोल से, तो ये -2 हो गया, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 5, तो यहाँ से आपको वैल्यू कितना आएगा 2/5 आएगा। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये जो भी मैं बताया हूँ ये आपको ध्यान में रखना है। हाइट ऑफ इमेज क्या होता है कि इमेज जो है कितना बड़ा है, जैसे ये इमेज जो है ये अगर मैं बोलूँ 0.5 मीटर का है और ये इमेज 0.3 मीटर का है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको टोटल क्लैरिटी दे दी है, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे पहला मैं एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर लाइट जो है ट्रेवल करता है, तो जैसे ये ट्रेवल कर रहा है दो मीडियम में, अगर ट्रेवल करता है तो उस सेम जो है ना क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने अगर देखा होगा कि अगर आपका पानी में अगर एक जो कॉइन है वो गिर जाता है तो आपको जितना पोजीशन रियल पोजीशन पे होगा वो नहीं दिखता है, ठीक है, वो अपना पोजीशन से। तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो उसको समझ लेते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल उसका डिफ्लेक्शन होगा। जैसे अगर ये है एयर और ये है वाटर, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आता है, ये रे ऑफ लाइट यहां से चलना चालू किया, ये इंटरफेस पे आ गया जहां एयर और वाटर मिलते हैं, ये ऊपर हवा है ये नीचे पानी है। मैंने क्या बोला था कि कभी भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो मैंने नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि जब एयर क्या है, रेयर मीडियम है, रेयर मतलब क्या होता है कि बहुत कम उसमें पार्टिकल होते हैं, पानी में उससे ज़्यादा होते हैं, सॉलिड में उससे ज़्यादा होते हैं। तो अब क्या होगा कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल इसका डिफ्लेक्शन होता है। नॉर्मल ये है तो नॉर्मल की तरफ उसका डिफ्लेक्शन होगा। तो ये अगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसे चला जाता है, लेकिन ये क्या होगा थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा बट ये ऐसा झुक जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। ये हो गया आई एंगल, जो एंगल से इंसिडेंट हुआ,
ए हो गया रिफ्लेक्शन। आप देख रहे होंगे ना कि एक ग्लास है, ये ऊपर एयर है, तो यहाँ पे क्या टुवर्ड्स नॉर्मल इसका डिफ्लेक्शन हो गया। अगर नॉर्मली अगर बात किया जाए तो ऐसे चला जाता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये डिफ्लेक्शन हुआ, फिर से यहाँ आ जाएगा, अब फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर दूसरा मीडियम चेंज हो रहा है। अब जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के जा रहा है, तो अब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप देख लीजिए यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, इसको निकल कैसे जाना चाहिए था, इसको नॉर्मली निकल जाना चाहिए था यहाँ से ऐसे, बट ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर जो है ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताना था, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर मेरा रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है तो वहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन होता है, इसी को बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये मेंशन करा दिया हूँ कि ताकि रिवीजन में काम करे। जैसे कि आप देख लें, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया, इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट ऑन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। यहाँ पे देखिए इसका मीडियम में इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसका पोजीशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से दो जो आपको कॉन्सेप्ट होते हैं वो ध्यान में रखने हैं। क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि मैंने आपको मिरर के केस में बताया था कि तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल जो है तीनों एक पर्टिकुलर प्लेन में लाई करते हैं, वैसे ही इस केस में भी तीनों क्या होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट इस बार रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, the ratio of the sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is constant for a light of the given color for a given pair of media. This law is also known as Snell's law, इसको बोलते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा Snell's law से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी ऑलरेडी पूछ भी चुका है। और ये जो है सत्य किसके लिए है, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 0 और 90 के बीच में होगा तभी ये वैलिड होता है। If I is the angle of incident, then R is the angle of reflection. तो स्नेल्स लॉ बोलता है हमारा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कहीं कहीं म्यू से भी लिखा जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब बेसिक सा मीनिंग है क्या, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। जैसे कि मैंने क्या बोला कि ये क्या हो गया, स्नेल्स लॉ में क्या बोला, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई हो गया और ये जो रिफ्रैक्ट हुआ ये हो गया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्लैरिटी हो गया। यहाँ पे दो जो रिफ्रैक्शन के आपको फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं कुछ यहाँ मीडियम बता दिया हूँ। जैसे the refractive index can be linked to important physical quantity and the relative speed of propagation of light in the different media। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया के बीच में ये रिलेशन बताता है। वो कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैंने म्यू से डिनोट किया था, जैसे साइन आई बाई साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट बाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको यहां से क्लैरिटी बना। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, बिल्कुल सही बात है। एंड इट टर्न्स आउट दैट द लाइट प्रोपगेट विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ, तो लाइट जो है सब, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन द वैक्यूम। तो ऐसे लाइट आप अगर देखें तो इसका स्पीड कांस्टेंट ही होता है, जितना कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये मैंने जो है आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। कहाँ पे बताया है, ये आपको जब घटना चक्र करा रहे थे वहाँ पे भी बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो है वही जो सेम कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा ठीक है, तो ये आपको जो मैंने बताया स्नेल्स लॉ उसी को आगे बढ़ाते हैं अब। ठीक है, अब जैसे अगर आपको ये आपको एनसीईआरटी का पार्ट मैं लेकर आया हूँ, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। क्या क्या इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, मीडियम फर्स्ट में एयर है और मीडियम 2 में ग्लास है।
आज कैसे मैंने बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बट इस केस में क्या होगा, ये जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है इसका क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं ये म्यू क्या हम लोग पढ़े थे, म्यू बोले आई n/1 क्या होता है, आपको यहाँ पे हो जाता है जो साइन आई बाई साइन आर, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो ये दोनों जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होंगे वो दोनों का रेशियो लेंगे तो यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ समझ में आया होगा। बाई सेम अगर n1/2 लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो गया, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मीडियम 2 डिवाइडेड बाई मीडियम 1। 1/2 लिखा हुआ है, मीडियम 2 डिवाइडेड बाई मीडियम 1, कि मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा डिवाइडेड बाई मीडियम फर्स्ट में स्पीड ऑफ लाइट होगा। स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस है, क्या ध्यान में रखना है, 2/1 होगा तो 1/2, ठीक है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा v1/v2। ठीक है, तो जो दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगा उस दोनों का रेशियो लिखते हैं, यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर देख लेते हैं, अगर मुझे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर मैं समझने का बात करूं तो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं फिर से। यहाँ पे एनएम क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। क्योंकि अगर आपको एक मीडियम एयर दिया हुआ है, दूसरा मीडियम ग्लास दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वो पहले वाला का हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट जो हवा में होगा वो हो गया डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये स्पीड इन लाइट इन द मीडियम, तो ये जो आपको यहाँ से निकल रहा है क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सी बाई क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा, द एब्सोल्यूट रेफरेंस इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम एब्सोल्यूट लिखते हैं उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे हो गया आपको क्या उसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, वही सेम चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 इज कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो इसी को बोलते हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैं कोई पर्टिकुलर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली। और अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, उसमें हम बोलेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी बना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नोट करा दिए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। यहाँ से आपको कंपैरिजन पूछ सकता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है कम होता है, एक कंपैरिजन के लिए दे देगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आपको डायमंड का होगा, उसके बाद सफ़ायर का होगा, रूबी का होगा, डेंस फेंट ग्लासेस का होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इधर घटते जाता है, सबसे कम आपको किसका मिलेगा, एयर का मिलेगा। कितना है, 1.0003। ठीक है, आइस का होता है 1.31, वाटर का होता है 1.31। तो ये जो कुछ कुछ पार्ट है आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, डायमंड का ध्यान रखते, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि पूरा ध्यान रखना है, बट एक ओवरऑल आइडिया रख सकते हैं कि किस चीज में कितना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद हम लोग लेंस को समझते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, मिरर पढ़ लिया, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया। अब हम लोग मिरर को समझते हैं, स्फेरिकल लेंस को समझते हैं। तो जब हम लेंस पढ़ते हैं इसमें दो पार्ट होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, पहले तो अब तो आपके पास ऑलरेडी एक पता है, चीज़ें मिरर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ समझना क्यों आसान होगा उसको समझते हैं। देखिए, ये बेसिकली क्या है कि इधर एक मिरर हो गया, एक में दोनों मिरर को दो ऐसे जोड़ के लेंस बना हुआ है, देख रहे हैं। तो ये जो क्या हो गया, दो जो मिरर हो गए, इनको अगर एक साइड में ऐसे जोड़ दिए तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपके हो गए कॉन्वेक्स लेंस। अगर इस टाइप के मिरर हो गए तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इसको अगर अपोजिट साइड से जोड़ लें, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक मिरर था ऐसे, इसके अपोजिट साइड में दोनों जोड़ लें, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। आप सबसे पहले तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है, बहुत लोग वही गलती कर देते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब क्या करना है, देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर वी मे रिप्रेजेंट C1 एंड C2। आप खुद सोचिए
कि ये जब दो मिरर से बन रहा है तो एक सेंटर इसके इस साइड में होंगे और दूसरे जो अपोजिट साइड में होंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो दूरी सेंटर C1 कितना के बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका था, तो ये आप C1 लिखे या 2f1 लिखे। ठीक है, तो एक इस साइड में होगा और इसका जो रेडियस है किस साइड में होगा, अपोजिट साइड में होगा। तो उसके कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, 2, जिसको C1 और C2 से डिनोट करेंगे। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो है ये दोनों को जो सेंटर को ज्वाइन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। वहां भी प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग ने क्या बोला था, फोकस और पोल को ज्वाइन करने। यहाँ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो क्या होता है, वो आपको जो डिनोट करता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। जो ये मिडिल पॉइंट जो आप अगर देखें इसको ज्वाइन कर दे तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको सेंटर ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि इसमें जो है कोई डेविएशन नहीं होगा। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ओ से पास कर रहा है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, वो सीधा डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, जो इफेक्टिव डायमीटर होता है सर्कुलर आउटलाइन स्फेरिकल लेंस का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपर्चर। ये जो अपर्चर वाला कॉन्सेप्ट है आपको मिरर जैसा ही है। ठीक है, अब अभी तक मैंने आपको बता दिया। अब फिर से आ जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस कर लेते हैं। पिछला बार कॉनकेव मिरर में बहुत सारा पढ़ना था पोजीशन के बारे में कि अलग अलग जगह पे होगा तो कहाँ पे बनेगा। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको फिर से, टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेबल से क्वेश्चन बनेंगे, और टेबल से क्वेश्चन बनेंगे तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। एक एक करके मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो। ठीक है, पहला कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ पे बनेगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहाँ से क्रॉस करेगा। अब देखिए कि मिरर से आएगा तो क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है, तो ये डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, अब देखिए ये मिरर नहीं है, अभी आपका लेंस है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, लेंस में क्या होगा कि जैसे ही आया यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा और डिफ्लेक्ट करके आपको फोकस से क्रॉस करेगा। तो जितने भी पैरेलल रे ऑफ लाइट है डिफ्लेक्ट करके फोकस से क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि कोई भी इन्फिनिटी पे है तो जितने भी रे ऑफ लाइट आएंगे फोकस से डायरेक्ट जाके टकराएंगे, तो इमेज कैसा बनेगा, दूसरे फोकस पे बनेगा कि F1 पे नहीं F2 पे बनेगा, और हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज होगा, और कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी बना होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि बियॉन्ड 2f, कि जो 2f बोले या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले, इससे अगर दूर बन रहा है तब कहाँ पे होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट अब देख ले कि अभी मैंने इन्फिनिटी बताया था, अब जो है बोल रहा है कि 2f के पीछे, क्योंकि इन्फिनिटी पे नहीं, कोई एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब आप देखिए इमेज कैसे बनता है। रे ऑफ लाइट आया, कॉनकेव मिरर है, डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से गया। दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गया और आपको ये क्रॉस कर गया, कोई डिविएशन नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, देखिए हम मिरर नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो वो क्या होगा, क्रॉस कर गया, ये सीधा गया और क्रॉस कर गया। ये दोनों जो रे ऑफ लाइट जहाँ पे टकराएंगे वहीं पे इमेज बनेगा। तो जो 2f के पीछे होगा तो f2 और 2f2 के बीच में इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सॉरी रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, जबकि अगर इन्फिनिटी पे होगा तो क्या बनेगा, आपको हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1 के पीछे होगा तो कैसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट अगर 2f1 पे रहेगा, 2f1 मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब कहाँ पे बनेगा। तो एक रे ऑफ लाइट आया, अब यहाँ पे लेंस से डिफ्लेक्ट किया और ये सीधा यहाँ फोकस से होके चला गया। दूसरा रे ऑफ लाइट आया, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा क्रॉस कर गया। ये जो दोनों रे ऑफ लाइट जहाँ पे टकराते हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे इमेज बनेगा। यहाँ पे भी इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो ये जो होगा सेम साइज का होगा। ठीक है,
एक ऐसा बनेगा जैसे मिरर में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो सेम साइज का बनता है, यहाँ पे भी सेम साइज का बनेगा। वहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो एक कंपैरिजन से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बस मिरर में एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट का अंतर होता है, बाकी चीज़ें सेम है। तो ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होगा तो क्या होगा, सेम रे ऑफ लाइट को लेकर आए, ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से जाएगा, दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा और जहाँ दोनों रे ऑफ लाइट टकराएंगे वहीं पे इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, ये इमेज जो है कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड और इन लार्ज बनेगा। जैसे वहाँ पे भी हम लोग मिरर में पढ़े थे, कॉनकेव मिरर में पढ़े थे, यहाँ तो कॉन्वेकेव लेंस में होता है। जैसे कॉनकेव मिरर का कंपैरिजन कॉन्वेक लेंस से कर सकते हैं, जिससे थोड़ा आप समझ पाएंगे। तो जैसे अब ये इमेज बना, फोकस और सेंटर के बीच में रहता था तो कैसा बनता था, फोकस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता था और कैसा बनता था, तो यहाँ पे लार्ज बनता था, ठीक है। तो इन लार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड बनता था, तो यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी बन गया कि F1 और F2 के बीच में होगा तो कैसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर है फोकस पे रखा हुआ है तो कहाँ पे बनेगा, ठीक है। फोकस पे रख देते हैं। तो जैसा कि मैं अगर फोकस पे रख दूं, रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से डिफ्लेक्ट करके चला गया, दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर गया। ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, पैरेलल जा रहे हैं, कहीं मीट नहीं करेंगे। इसका मतलब कहाँ पे बनेंगे, इन्फिनिटी पे बनेंगे। याद करिए कॉनकेव मिरर के केस में कि जब फोकस पे रहता था तो कहाँ बनता था, ये इन्फिनिटी पे बनता था। सेम यहाँ पे भी हो गया, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, इन लार्ज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। सॉरी F1 पे है तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा और इन्फिनिटली लार्ज और हाईली लार्ज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये मैंने डिस्कशन अभी फोकस पे कर दिया। अब एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जब फोकस के अंदर होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप एक काम कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखें। अब मैं इसीलिए बार बार आपको बता रहा हूँ। फिर से रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे डिफ्लेक्ट करके चला गया। यहाँ पे भी अगर बात करें, एक रे ऑफ लाइट यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। ये दोनों लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे कि इमेज बनेगा। इमेज कैसा बन रहा है, इन लार्ज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि देख रहे हैं ना, ये लेंस के पीछे जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है, इन लार्ज बन रहा है और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको लेंस के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं कॉनकेव लेंस से। जैसे वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में 2 पढ़ना था, वैसे ही आना कॉनकेव मिरर पे 2 पढ़ना है, ठीक है। अब दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला केस कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मेरा अगर कॉनकेव लेंस है तो कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि कहाँ पे बनेगा। तो देखिए रे ऑफ लाइट आया, इस केस में क्या होता है, उस केस में इसे कन्वर्ज करता है, इस केस में डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ये अपोजिट चला जाएगा। तो ये आपको ऐसे निकल गया। सेम ऑप्टिकल सेंटर में कोई डेविएशन नहीं होता है, सीधा चला गया। और ये भी अगर आता है तो ये डिफ्लेक्ट करके कहाँ चला जाएगा, अब ये चला जाएगा। और ये जब दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट पे बोलेंगे कि मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, आपको ये पता होगा कि जब पैरेलल होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से क्रॉस करता है। तो यहाँ पे भी वर्चुअली फोकस से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इमेज कैसा बन रहा है, अगर आपका इन्फिनिटी पे है तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। अब जब भी आप कॉनकेव लेंस का बात करें तो वहां पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिरर बनता है, ठीक है। क्लैरिटी हो गया। तो एक मैंने डिस्कशन कर दिया। दूसरा में क्या है कि अगर वो 2F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तब, तो मैंने कहीं पे भी 2F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे ए अवे जो है टकरा के चला गया,
दूसरा सीधा आया और ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर गया। जहाँ पे ये दोनों लाइन, जैसे ये जो डिफ्लेक्ट हुआ था इसको वर्चुअली अगर यहाँ से क्रॉस करें तो फोकस से जाएगा क्योंकि ये पैरेलल था। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है टकराते हैं उसी पॉइंट पे मेरा इमेज बनेगा, इमेज बन गया। आप देख लीजिए इमेज कैसा बन रहा है, डिमिनिस्ड बन रहा है, छोटा बन रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है और बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी बन गई कि कहाँ पे होगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो ये आपको लेंस यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। अब जैसे वहाँ पे मिरर में फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/v माइनस है, ये आपको एक चेंजेस है। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बाकी आपको जो डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे, इमेज डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे, और आपको फोकल लेंथ कैसे, सब एवरीथिंग विल रिमेन सेम, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, बट ये जो फॉर्मूला में माइनस साइन होता है लेंस के केस में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। इमेज डिस्टेंस कैसे निकालना है पता चल गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है तो ये दूरी लिख ले कि कितना दूर पे है और किस साइड में है। तो आप देख ले कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से क्रॉस है तो लेफ्ट साइड में है, तो ये आपको नेगेटिव साइन होगा। साइन कन्वेंशन जो आपको मिरर में बताया था सेम विल बी फॉलोड हियर। ठीक है, अगेन मैग्निफिकेशन क्या होता है, h/h'/h। वहां पे मैग्निफिकेशन आपने देखा होगा कि -v/u था, बट ए किसके केस में, मिरर के केस में, बट यहाँ पे क्या है v/u है। तो इस चीज को ध्यान रखें, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस साइन आता है और मैग्निफिकेशन में जो है पॉजिटिव साइन आता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये पावर को भी मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था जब मैं घटना चक्र बता रहा था। पावर क्या होता है, तो 1/f, 1 फोकल लेंथ इक्वल टू पावर। ठीक है, ठीक है, और जो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर p से करते हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इसका जो एसआई यूनिट है इसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर होता है। तो 1 डायोप्टर इक्वल टू कितना होता है, 1 × 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो 1 मीटर इनवर्स। तो यहां से क्या हो गया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दे भी दिया है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का क्या होता है, निगेटिव। कॉनकेव लेंस में आपको पावर जो होता है निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये चीज इतना आपको ध्यान में रखना है। एक आपको आई से रिलेटेड अगर समझना है तो मैम ने ऑलरेडी एक बहुत ही लंबा वीडियो क्लास जो आपको बायोलॉजी के लिए थे, वहाँ पे आपको एक कंप्लीट डिस्कशन दिया हुआ है कि कैसे आपको इमेज फॉर्म होता है, कैसे रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है। तो आप ज़रूर से देखें, यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जितने भी कि सिलियरी मसल से कैसे जो है फोकस एडजस्टमेंट होता है, एक कंप्लीट आपको डिस्कशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ज़रूर से देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक पावर ऑफ एकोमोडेशन है यहाँ पे, जबकि डिस्कशन वहाँ पे हुआ है, फिर भी मैं एक थोड़ा सा पावर ऑफ एकोमोडेशन बता देता हूँ। जो एबिलिटी होता है लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करना, जैसे हमारे आँख जो है वहाँ पे फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको पर्टिकुलरली हर पॉइंट इन टाइम पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसी को जो आपका फोकल लेंथ बढ़ता और घटता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। कैसे बढ़ता है ये आप समझ लीजिए कि लेंस है, तो ये सिलियरी मसल से बड़ा और छोटा होते जाता है। ठीक है, आपको मैंने वहां घटना चक्र में भी बताया था क्या, कि सबसे कम दूरी का हम जो देख सकते हैं नियर पॉइंट ऑफ द टू द आई, ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही दूरी को और कम कर लेंगे उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक क्लैरिटी बना है। और जो फारदेस्ट पॉइंट है वो कहाँ देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, नॉर्मल आई का हो गया। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। बाकी आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप कंप्लीटली देख सकते हैं। चलिए, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया के बारे में।
तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। मायोपिया, मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब क्या होता है कि जो इंसान है वो अपने आसपास के चीजों को देख सकता है क्लियरली, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जो अगर ऑब्जेक्ट दूरी पे है उसको नहीं देख पाता है। बहुत बच्चे को आप देखते होंगे कि इन जनरल जो है क्या है, बच्चों में प्रॉब्लम, बच्चों में क्या है, बड़ों में भी होता है, बट बच्चे को जो है ना मायोपिया ही जनरल होता है। क्यों? उनको क्या होता है, दूर का दिखता है, दूर का नहीं दिखता और पास का नहीं दिखता है। ठीक है, दूर का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है और पास का दिखता है। नियर साइटेडनेस जो है मतलब कि पास के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, इसको बोलते हैं मायोपिया। ठीक है। ए पर्सन विथ डिफेक्ट हैज ए फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। ठीक है, आपको क्लैरिटी बन रहा होगा कि क्या बोल रहा है। अब आपको मैं समझा देता हूं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा आई है तो आई में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, आया, ये रे ऑफ लाइट आया, यहां से लेंस से टकरा के रेटिना पे इमेज बना। ठीक है, रेटिना पे इमेज बना। तो ये नॉर्मल आई का केस हो गया। मायोपिक आई में क्या आपको क्या होगा, मायोपिक आई में आप देखिएगा कि ये जो रे ऑफ लाइट बन रहा है ये वाला क्या होगा कि ये डिफ्लेक्ट करके रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मायोपिया। ठीक है ना, अगर मायोपिया है तो जो आपके लेंस होते हैं तो रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो गया, तो आपको क्या दिखेगा, ढंग का नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये क्यों होता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है। ये जो लेंस है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आँख का लेंस जो होता है ये चौड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। जब थोड़ा चौड़ा हो जाएगा जिसके कारण से क्या होता है, ये जो लेंस होते हैं ये इमेज ज़्यादा डिफ्लेक्ट करके ये रेटिना से पहले बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कॉनकेव लेंस को लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिया। तो अब क्या हो गया कि ये लाइट जा ही रहा है यहाँ से डिफ्लेक्ट होते हुए, तो ये फिर वहाँ से जब इसको करेक्ट करता है तो फिर से रेटिना पे इमेज बनता है। तो बहुत लोग यहाँ से जो चश्मा लगाते होंगे उनको आइडिया लग गया होगा कि क्या करते हैं। जब आपको नियर साइटेडनेस मायोपिया होता है, जब आप पास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, तो उस केस में आपका जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना पे नहीं, रेटिना से पहले हो जाता है। उसको करेक्ट करने के लिए आप कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। क्लैरिटी बना? आगे बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटेडनेस होता है। फार साइटेडनेस मतलब कि जो इंसान है कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, तो ये जो पास के नहीं देख पाते हैं कुछ लोग। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट, जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। दूसरा में क्या हो गया कि ये इमेज जो है रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना पे नहीं बनता है, रेटिना से पीछे बन जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा। कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा तो क्या होगा, ये थोड़ा ज़्यादा, जैसे देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, आपको कन्वर्ज करता है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, डाइवर्ज करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे कॉनकेव लेंस आया, तो अब यहाँ से इसको कॉन्वर्ज करा के, और ये जो दूर बन रहा था इसको आपको रेटिना पे बना दिया। ठीक है, आई होप सबको क्लैरिटी बना होगा। ठीक है, तो ये आपको हाइपरमेट्रोपिया में समझ में आ गया कि वो रेटिना से दूर बनता है, इमेज रेटिना के पीछे बनता है। जबकि अब जब मायोपिया का केस होगा तो उस केस में रेटिना से पहले बन जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट। 25 सेंटीमीटर वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। कंफर्टेबल रीडिंग के लिए आपको 25 सेंटीमीटर के दूरी पे आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सबको एक क्लैरिटी बन गया होगा। फोकल लेंथ, तो अभी आप देख लीजिए कि डिफेक्ट जो है एराइज कैसे होता है, क्यों एराइज होता है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। जो फोकल लेंथ उसका बड़ा हो जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो इमेज जो है दूर जाके बनता है। एंड द आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल। ठीक है, ये जो जनरली ये सब जो है ना एज के साथ होता है फैक्टर। तो आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया, किस में कौन सा लेंस लगाते हैं समझ में आ गया। जैसे कि मैं हाइपरमेट्रोपिया में आप कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, और मायोपिया के केस में आप कॉनकेव लेंस को लगाते हैं। ठीक है,
तो ये आपको कंप्लीट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब आ जाते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि आपके जो आंख के मैंने सिलियरी नसल्स जो मैंने बताया था, ये क्या होते हैं, थोड़ा ढीले हो जाते हैं। जैसे आपको मैंने जो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो मैंने बताया था पहली बार में, कि जो वो एकोमोडेट करता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है, वो एज के साथ डिजीज जो बनते हैं, आई यूजुअली क्या हो जाता है, फॉर मोस्ट पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे। तो ये जो क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन उतना नहीं रह पाता है, जिसके कारण आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। टू फाइंड द डिफिकल्ट टू सी एट द नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली डिस्टेंस विदाउट द करेक्टिव आई ग्लास। ठीक है, इस ये जो डिफेक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ये क्यों होता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स मैंने जो ये बताया था आपको, इसके कारण होता है। ठीक है, तो ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो खत्म हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, एंड डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन विथ सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो उनके लिए क्या होता है, एक बाईफोकल लेंस लगता है। आप देखते होंगे कि घर में जो बड़े होते हैं उनको लेंस जो है कुछ इस टाइप का लगता है। तो यहाँ पे आपको एक लेंस लगा हुआ होता है, ये दूर के लिए हो गया और एक पास के लिए हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने क्या अभी बोला, आपको मैंने क्या बोला कि जब आप हाइपरमेट्रोपिया होते हैं तो क्या होता है, फार साइटेडनेस होते हैं, दूर का देख लेते हैं और पास का नहीं दिखता है। ठीक है, इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। वही सेम चीज है। तो जब दोनों लेंस लगे हुए थे इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंसेस, एंड द अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है कॉनकेव लेंस, और ये जो है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो क्लैरिटी बन गया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस आपको समझ में आ गया कि क्या है। द लोअर पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट से आप पास के चीज को देख सकते हैं, और बाकी चश्मे के दूसरे पार्ट से आप सामने दूर की चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बीमारी होता है उसके बारे में बता देता हूं। क्रिस्टेलाइन लेंस, एक जो क्रिस्टेलाइन लेंस जो होता है, पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की। यहाँ पे जो आपके आप देखेंगे ना, यहीं पे एक व्हाइट कलर का परत जम जाता है जिसके कारण दिखाई नहीं देता है। इसी को बोलते हैं कैटेरेक्ट। कैटेरेक्ट जो है ना, यहाँ से आपको दिखता नहीं है, मोतियाबिंद शायद बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है आप देख रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसके कारण इंसान को देखना, ये इसके कारण विजन भी जा सकता है। ठीक है, सर्जरी कराना पड़ता है, ये जनरली बुजुर्गों में होता है। कॉन्ट्रैक्टा आपको बता दिया, कैटरेक्टा बता दिया कि कौन सा बीमारी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब क्या हो गया जो इसके बाद फॉगी फॉगी टाइप का दिखने लगेगा, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। तो इसके लिए बुजुर्गों में ऑपरेशन होता है, आपने देखा भी होगा कई लोगों का। अब आ जाते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो अब जैसे आपने अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा था, वैसे ही एक यहाँ पे न्यूटन का एक और, न्यूटन तो बहुत चीज़ पे खोज किए थे, तो एक यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी आता है कि अगर रे ऑफ लाइट को, अगर व्हाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से क्रॉस करें, उसको पास करें, तो क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये टूट जाएंगे। रेड हो गया, विवग्योर के जो पैटर्न होता है ये इसमें टूट जाएंगे। ठीक है, विवग्योर आपको पता होगा ना, आई होप सबको पता होगा विवग्योर। वायलेंट, इंडिगो जो है ना, अलग अलग, तो जो सबसे कम वायलेट हो गया और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। ये सब आपको ऑलरेडी बताया दिया जा चुका है। ठीक है, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट थे। पहला, न्यूटन ने बताया कि अगर व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 लाइट में टूट जाता है। सेम लाइट को अगर दूसरा प्रिज्म अपोजिट साइड से रख दें तो क्या होगा, फिर से कन्वर्ज करके वो व्हाइट लाइट बन जाता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारा जो लाइट है बना हुआ है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ द व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, डिफरेंट सनलाइट में अलग अलग कलर है, उसका डिफिनेशन के लिए आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो प्रिज्म किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। आपने कभी कभी देखा होगा कि बरसात के समय जो है ना, जब बारिश होता है उसके बाद जब धूप खिलता है तो आप रेनबो देखते होंगे। ठीक है, रेनबो ये देखते होंगे। रेनबो में क्या होता है, अगेन ये जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, यहाँ जैसे रे ऑफ लाइट आया
और टकरा के मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके सीधा निकल गया, ठीक है। तो जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे भी जो है ये प्रिज्म की तरह काम करने लगता है वाटर ड्रॉपलेट, और वो जो लाइट होता है, सनलाइट होता है, उसको 7 कलर में तोड़ देता है। तो इसीलिए आपको क्या रेनबो दिखते हैं। जो बारिश के समय जो हवा में क्या होता है ना कि जैसे बारिश हुआ तो बारिश में कुछ हवा के बूंदे जो है रह जाती हैं, उससे क्या होता है कि वो आता है रिफ्रैक्शन होता है और वहाँ पे वो 7 कलर में टूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब देखते हैं तो ये इंद्रधनुष और जो रेनबो बोलते हैं इसको बोलते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है कि जैसे जब आपको कहीं से रे ऑफ लाइट आ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा, उसके कारण से वो अपना पाथ बार बार चेंज कर रहा है। तो जिसके कारण से आपको दिखेगा कि वो जो है टिम आ रहा है। कैसे कि जैसे रे ऑफ लाइट स्टार से आया, जैसे ही ये वर्ंडल में घुसा तो क्या होगा, ये आपको रेयर मीडियम है, यहाँ से डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो अब क्या है कि आपका जो ये अलग अलग लेयर में आप जाएंगे तो अलग अलग डेंसिटी है, तो उसके कारण से क्या होता है ये अपना पाथ जो है रैपिडली कभी इधर उधर जो है ना वो बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चेंज करते रहता है। अब वो मल्टीपल चेंज करता है, इसी के कारण हम लोग को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है। एक क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस रीजन से हम लोग को मिलता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से मिलता है, ठीक है। दूसरा, हम लोग जो सनलाइट देखते हैं ना थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, हॉरिजन में जो होता है उससे पहले देख लेते हैं, और शाम के समय में जब तक वो दिखना चाहिए, जब ऑलरेडी डूब चुका होता है उसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कैसे, इसको समझते हैं। ये आपका अर्थ हो गया प्यारा सा, ठीक है। रे ऑफ लाइट, अब देखिए ये हॉरिजन हो गया तो आपको सन यहां पे आया, तो सन के रे ऑफ लाइट जब आ रहे हैं यहाँ पे जब सन लाइट आते हैं तो क्या होगा, ये जैसे ही एटमॉस्फेरिक में आएंगे तो ये तो इनको ऐसे डायरेक्ट चला जाना चाहिए था, ये जो है पूरा अर्थ की तरह यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ नहीं भी दिखना चाहिए बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर में, ये रेयर मीडियम है डेंसर में, तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये थोड़ा इधर रे ऑफ लाइट आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, आपको सन जो है डूब जाएगा फिर भी दिखेगा, और सन उगने के पहले भी आपको दिख रहा होता है, ठीक है। तो एडवांस सनराइज और डिलेट सनरेट का इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये आपको पूछा जा सकता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है ये तो सबको पता होगा। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ही सनलाइट आता है, अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, उससे जो है वो टकरा करके बिखर जाता है, उसके कारण से आसमान नीला दिखता है। तो आप बोल सकते हैं कि जब हमारे पास रे ऑफ लाइट, उसमें जब व्हाइट लाइट टूटेगा तो 7 कलर का बनेगा, तो हमको ब्लू ही क्यों दिखाता है, ठीक है। तो जनरली जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपको विजुअल होता है स्कैटरिंग, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, लेकिन आप बोल सकते हैं कि वायलेट क्यों नहीं दिखता है, तो वायलेट इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उसका एक आई का परसेप्शन जो होता है ब्लू कलर को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो उसके कारण से आपको जो आसमान नीला दिखता है वो किस रीजन से दिखता है, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखता है, ठीक है। आई होप सबको क्लैरिटी बना होगा कि आसमान ब्लू क्यों है। आसमान ब्लू होने का एक ही रीज़न है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से होते हैं। अब एक टिंडल इफेक्ट आपने बचपन में पढ़ा होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि कभी दूध में ऐसे अगर आप टॉर्च मारेंगे तो दिखेगा कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, कि जैसे उनका कलर कैसा होगा। जैसे आपने बोला ना कि रे ऑफ लाइट, जैसे मैंने आपको बोला कि रे ऑफ लाइट आया और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकराया तो वो ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन अब ये जो ब्लू दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि मतलब पार्टिकल का साइज जो है कितना बड़ा और कितना छोटा है। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो आपको व्हाइट ब्लू दिखेगा, और अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो ये आपको दिखेगा व्हाइट जैसा। ये आपने कहीं ना कहीं जंगल में गए होंगे तो देखेंगे घरों में भी गर्मी के दिन में आपको ऐसे डस्ट जो है दिखते हैं, कि जब रे ऑफ लाइट आता है तो आपको दिखेगा
कि एक एक पार्टिकल डस्ट पार्टिकल दिख रहा है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। जो फाइन पार्टिकल होते हैं स्कैटर मेनली द ब्लू लाइट, while particle larger than the larger size scared the light longer wavelength। ठीक है, जब बड़े पार्टिकल होते हैं लॉन्गर वेवलेंथ को उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। इफ द size of the scattering particle is large enough then the scattered light may even appear white। जब साइज बड़ा होगा तो ये आपको व्हाइट में वो आपको दिखता है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट साइंस का लाइट का करा दिया है। अब जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको घटना चक्र में ऑलरेडी कुछ कराए गए हैं और करा दिए जाएंगे। और इसको कंप्लीट देखें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, और टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको हर तरह का हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कोई भी डाउट होता है या आप मैथ्स में, रीजनिंग में या कोई भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो डू रीच आउट टू अस, वी विल बी प्रोवाइडिंग हेल्प टू यू। या आपको किसी भी और तरह का हेल्प हो तो आप ज़रूर से यहाँ संपर्क करें, वी विल बी प्रोवाइडिंग दैट। तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें जो भी आपको प्रॉब्लम हो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसका जो क्लासेस हुए हैं इसका पीडीएफ आपको यहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, कीप ऑन स्टडिंग एंड ग्रोइंग एंड लर्निंग। थैंक यू सो मच।